नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर आपको गुड इवनिंग। और आपने मेरी जो प्राचीन इतिहास की पहली क्लास दूसरी क्लास देखी होगी। फर्स्ट पार्ट में जो वहाँ से फर्स्ट पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट में अपन ने इतिहास किया था, मतलब भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कि जो पहले बांटा था जर्मनी इतिहासकार क्रिस्टोफ शिलारियस ने। उसके बाद में अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम अपन क्या पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत। तो अब बात आती है, अपन ने वेदों के अनुसार धर्म ग्रंथों में वेदों के अनुसार पढ़ लिया। उसके बाद में ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने जो अरबी विदेशी यात्री थे उनके अनुसार पढ़ लिया। विदेशी यात्रियों में अरबी, चीनी, यूनानी यात्रियों के द्वारा अपन ने भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। तो पहली बात आती है कि भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसका सर्वप्रथम जो पितामह या जनक किसे कहते थे? तो भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसका जनक या पितामह किसे कहते थे? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहते थे? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। ये क्या था? ये भारतीय पुरातत्व का पितामह या जनक था। इसके अब अपन भारतीय पुरातत्व में सर्वप्रथम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्वप्रथम पढ़ेंगे अभिलेख। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। तो सबसे पहली बात आती है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी, और हिंदी में इसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? इसके अध्ययन को कहेंगे अभिलेख के अध्ययन। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहेंगे? एपिग्राफी। क्या कहेंगे? एपिग्राफी। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हिंदी में पुरालेख शास्त्र। हिंदी में क्या कहेंगे? पुरालेख शास्त्र। और जो प्राचीन जो पुरातत्व होते वो जो तिथि युक्त होते थे उनको क्या कहते थे? उनको पुरालिपि शास्त्र कहते थे। जो पुराने जो अभिलेख होते थे वो पुराने अभिलेख, यानी कि जो भारतीय प्राचीन पुरातत्व या अभिलेख जो तिथि युक्त होते थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे पुरालेख शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र उनको क्या कहते थे? पुरालिपि शास्त्र के। भारतीय प्राचीन जो पुरातत्व या अभिलेख थे उन पे जो तिथि लिखी हुई थी उन तिथि को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन अभिलेखों में पहला अभिलेख करते हैं। तो पहला अभिलेख है जो बोगाज कोई का अभिलेख। ये बोगाज कोई का अभिलेख है। ये बोगाज कोई का अभिलेख सबसे प्राचीन, यानी कि ये पहले तो एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एशिया माइनर में स्थित है। और ये कितना, मतलब ये 1400 ईस्वी का समकालीन है। इसका जो कालक्रम था वो 1400 ईस्वी का समकालीन था। और ये सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन अभिलेख, यानी कि जो अब तक अभिलेख हुए हैं वो अब तक अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगोज कोई का अभिलेख,
जो एशिया माइनर में स्थित था, एशिया माइनर में मिला था, जो 1400 ईस्वी पुराना था, समकालीन था, वो ये सबसे प्राचीन अभिलेख था। और इसमें कितने देवताओं को, 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवताओं का, 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। पहला है इंद्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है वरुण, और चौथा कौन सा है, चौथा है नासत्य। नासत्य जिसे अश्विनी कुमार भी कहते हैं, अश्विनी कुमार। चौथा कौन सा है, नासत्य, जो अश्विनी कुमार। यानी कि सबसे पुराना जो पहला अभिलेख है वो गोजगोई का अभिलेख है, जो एशिया माइनर में स्थित था, जो 1400 ईस्वी समकालीन था, सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसमें 4 देवता को उल्लेख किया गया था, वे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और अश्विनी कुमार का। उसके बाद में दूसरा अभिलेख है, वो दूसरा अभिलेख है हाथी गुम्पा का, हाथी गुम्पा अभिलेख। यह हाथी गुम्पा अभिलेख है, ये किसका था, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित था। किससे संबंधित था, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित था। किससे संबंधित था, खारवेल के समकालीन, आप समकालीन लिख लो इसको, कलिंग राजा खारवेल के समकालीन था। इसमें सर्वप्रथम एक बात ध्यान देना, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष शब्द का जिक्र सर्वप्रथम, यानी कि जो हाथी गुम्पा अभिलेख था वो कलिंग राजा खारवेल का समकालीन था, और ये भारतवर्ष शब्द है उसका जिक्र मिला था इसमें हाथी गुम्पा अभिलेख में, ठीक है। और ये तिथि युक्त अभिलेख था। कौन सा था, तिथि युक्त अभिलेख। पहला तिथि युक्त अभिलेख, पहला क्या था, तिथि युक्त अभिलेख, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है ग्वालियर अभिलेख, यानी दूसरा हाथी गुम्पा अभिलेख है जो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद में भारतवर्ष, इसमें भारतवर्ष शब्द का पहली बार जिक्र किया गया था, और ये तिथि युक्त अभिलेख था, ठीक है। दूसरे बाद में ग्वालियर अभिलेख है, वो ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित था, वो ग्वालियर अभिलेख भोज नरेश, यानी कि ये था प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। किससे संबंधित था, ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित। प्रतिहार नरेश और ग्वालियर का अभिलेख था, वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। जल्दी जल्दी करो भाई, नहीं तो 3 हो गई, चौथा यहीं पे करवा देता हूँ ना। चौथा नासिक अभिलेख, नासिक छोटे छोटे लिखना चाहिए था पर नासिक अभिलेख किससे संबंधित था, ये गौतमी बलश्री के समकालीन, यानी जो नासिक अभिलेख था वो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समकालीन था। और उसके बाद में 5वां है, वो 5वां कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। 5वां जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख,
अभिलेख। ये किसका था? ये था रुद्रदामन से। किससे थे? रुद्रदामन का समकालीन। और एक और बात कहते हैं कि जो जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख था, ये पहला संस्कृत में लिखा हुआ था और ये सबसे लंबा शिलालेख था। ये मतलब ये पहला संस्कृत प्लस सबसे लंबा अभिलेख का श्रेणी इसमें, मतलब जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है वो रुद्रदामन जो शासक था उससे समकालीन था। ये संस्कृत का पहला व सबसे लंबा शिलालेख का श्रेय जूनागढ़ गिरनार अभिलेख को जाता है। उसके बाद में छठा है वो छठा एरण अभिलेख था। वो एरण अभिलेख भानुगुप्त, यानी जो भानुगुप्त है, भानुगुप्त से संबंधित या समकालीन, भानुगुप्त के समकालीन, यानी जो एरण अभिलेख है वो एरण अभिलेख भानुगुप्त से के समकालीन था। ठीक है। और इसमें है ना, इसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य जो सर्वप्रथम यानी कि एरण अभिलेख है उससे भानुगुप्त के समकालीन था। और सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य किसमें मिलते हैं? एरण अभिलेख से। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ इसके बाद में सातवां यहीं पे देख लो। सातवां है मंदसौर का अभिलेख। ये मंदसौर का अभिलेख है। ये मंदसौर का अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्मन का समकालीन था। जो मंदसौर का अभिलेख है वो मंदसौर का अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समकालीन था। और इसमें एक और वर्णन मिलता है, जो उस टाइम में रेशम बुनकर होते थे उनकी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मतलब रेशम बुनकरों को श्रेणियों में बांटा गया था। यानी कि जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समकालीन था। और ये रेशम बुनकरों को श्रेणियों के हिसाब से इसमें बांटा गया था। ठीक है। उसके बाद में ये नासक छोता है ना, इस छोते को काट के छोते को यहीं पे लिख देते अपन। चौथा कौन सा? नासत्य सत्य। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना। उसके बाद में आठवां की बात करते हैं। आठवां प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रशस्ति किससे संबंधित थी? ये स्कंदगुप्त से संबंधित थी। किससे थी? स्कंदगुप्त से संबंधित। स्कंदगुप्त से संबंधित थी, है ना। उसके बाद में 90 की बात करते हैं। तो 90 में एक था ये देवपाड़ा का अभिलेख। देवपाड़ा का अभिलेख था। वो देवपाड़ा का अभिलेख जो बंगाल नरेश विजयसेन था, वो बंगाल नरेश विजयसेन से संबंधित था। किससे? बंगाल नरेश विजयसेन से संबंधित था।
विजय सेन, यानी कि विजय सेन के समकालीन कालीन। ठीक है ना। इसके बाद में 10वां है, वो 10वां है एक भीतरी वह जूनागढ़ का अभिलेख। ये है भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख है। ये किससे संबंधित था? सॉरी, ये समुद्रगुप्त से संबंधित था ना। समुद्रगुप्त से। ये भीतरी एवं जो जूनागढ़ अभिलेख था ये था स्कंदगुप्त से स्कंदगुप्त से संबंधित है ना, स्कंदगुप्त से संबंधित। ये भीतरी स्तंभ लेख है। ये भीतरी स्तंभ लेख में भारत पर जब हुणों ने आक्रमण किया था तो उनकी जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख में। तो इसमें भारत पर सॉरी चल नहीं रहा, हुणों के आक्रमण की जानकारी जो भीतरी वह जूनागढ़ अभिलेख है वे स्कंदगुप्त से संबंधित था और यह इसमें भारत पर हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एग्जाम फैक्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे को सपोर्ट करो। जब आपको अगर अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं ना तो आप भी हमारे को सपोर्ट कर सकते हो। अब देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो भाई चलो एक बार में हटा दिया है या उसको वापस ले आए, लेकिन उनसे तो अच्छा पढ़ा रहे हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया अपन, एक बार इसको मिटा देते हैं। अब चलेंगे पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी में अभिलेख पढ़ लिए। अब इसके बाद में सिक्के क्या पढ़ेंगे? सिक्कों से प्राप्त होने वाली जानकारी। ठीक है भाई, अब क्या पढ़ेंगे? सिक्कों मतलब सिक्कों से अपन को किस किस की जानकारी मिलती है। तो पहली बात आती है जो प्राचीन सिक्के होते थे वो प्राचीन सिक्कों को क्या कहते थे? आहार। और साहित्य में ही सिक्कों को क्या कहते थे? साहित्य में सिक्कों को कहते थे कारसापट। ठीक है, और एक और बात आती है कि रोमन सिक्के कहाँ से मिले थे? तो रोमन सिक्के मिले थे अरिक्मेडू पुडुचेरी से। उसके बाद में आते हैं कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? तो वो किया था यवन शासकों ने। उसके बाद आते हैं कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासकों ने चलाए थे? यूनानी शासकों ने। उसके बाद में बात आती है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस शासकों ने चलाए थे? तो गुप्त शासकों ने। उसके बाद में बात आती है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। तो उसके बाद में फिर बताएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, यानी कि प्राचीन सिक्कों को आहार्त कहते थे। उसके बाद में जो ये सिक्के होते थे, सिक्कों को हिंदी साहित्य मतलब सिक्कों को जो हिंदी मतलब साहित्य
में कारसा पर्ण, सॉरी कारसा पर्ण कहा जाता था। ठीक है, अब अपन मेन मोटे रीडिंग पढ़े। मतलब प्राचीन सिक्कों को क्या कहते थे? आहर्त। और साहित्य में जो सिक्के होते थे उसको क्या बोलते थे? कारसापण। अब पहली बात कि सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? मैंने आपको बताया था ना, तो वो थे यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? तो यूनानी शासकों ने। उसके बाद में एक और बात आती है सर्वप्रथम सोने के सबसे अधिक या सर्वाधिक सिक्के चलाए। तो किस शासकों ने चलाए थे? तो वो चलाए थे गुप्त शासकों ने। कौन से ने? गुप्त शासकों ने। उसके बाद में आते हैं यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए सर्वप्रथम किन्होंने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई यानी कि प्राचीन सिक्कों क्या कहते थे? आहर्त। क्या कहते थे? आहर्त। और उसके साहित्य में सिक्कों क्या कहते थे? कारसापर्ण। उसके बाद सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासकों ने चलाए थे। और सर्वप्रथम सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। ठीक है, एक बात हो जाती है कि समुद्रगुप्त था, वो समुद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुई एक मुद्रा में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इस वजह से इसे संगीत प्रेमी माना गया है। मतलब समुद्रगुप्त को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। इस वजह से इसे क्या कहते थे? इसे संगीत प्रेमी कहा जाता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त को सिक्कों में जो उस टाइम पे सिक्के चलते थे उस सिक्कों में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इस वजह से इसे संगीत प्रेमी कहा गया है। उसके बाद में बात आती है कि जो सर्वप्रथम जो अब ये तो हो गए अपने सिक्कों के बाद अपन शब्दावली में पढ़ते हैं। तो शब्दावली में इसकी शब्दावली है, उसमें मतलब जो पुराने अभिलेख थे वो पुराने अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो सबसे पहले प्राकृत यानी जो अभिलेख थे वो अभिलेख सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। उसके बाद में जो संस्कृत भाषा था वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कब हुआ इसमें?
तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होता दूसरी शताब्दी। कब हुआ था? दूसरी शताब्दी। यानी जो शब्द अभिलेख थे, अभिलेख में सर्वप्रथम कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। और संस्कृत भाषा का जो अभिलेखों में प्रयोग होता है वह दूसरी शताब्दी में होता है। और जो संस्कृत का व्यापक प्रयोग होता है वह व्यापक प्रयोग कब होता है? चौथी पांचवी शताब्दी में। यानी कि जो संस्कृत भाषा का जो व्यापक प्रयोग होता है वो व्यापक प्रयोग कब होता है? यानी कि व्यापक प्रयोग, इसमें व्यापक प्रयोग कब होता है? चौथी और पांचवी शताब्दी में। और जो प्रादेशिक भाषा है, प्रादेशिक भाषा का प्रयोग अभिलेखों में कब होता है? 9वीं 10वीं शताब्दी में। यानी कि प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग, तो प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कब होता है? प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होता है 9वीं 10वीं शताब्दी में। एंड जो प्रादेशिक भाषाएं होती है जो क्षेत्र के अनुसार उस भाषाओं का प्रयोग 9वीं और 10वीं शताब्दी में अभिलेखों में प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक बात आती है कि सबसे अधिक जो अभिलेख है वो कहाँ पे स्थित है? तो वे जो मैसूर है वो मैसूर के पुरालेख शास्त्र कार्यालय में स्थित है। यानी कि सबसे अधिक अभिलेख, यानी कि यह अभिलेख है, अभिलेख। अब इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं अभिलेख में, यानी कि सबसे अधिक अभिलेख स्थित है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ पे स्थित है? वह है मैसूर। अब मैसूर में स्थित है वो पुरातत्व कार्यालय में, यानी कि भारतीय पुरातत्व कार्यालय में। भारतीय जो पुरातात्विक जो कार्यालय है वहां पे सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि जो अभिलेख, सबसे अधिक अभिलेख किस पे उत्कीर्ण थे? तो हड़प्पा कालीन जो मौर्य थी वो हड़प्पा कालीन मौर्यों पर उत्कीर्ण थे, लेकिन उनको पढ़े नहीं गए थे, है ना। तो इसमें सबसे अधिक अभिलेख उत्कीर्ण, वो किस पे, कहां पे उत्कीर्ण थे? हड़प्पा कालीन मोहरों पर, हड़प्पा कालीन मोहरों पर। लेकिन वो क्या किए थे? वो पढ़े नहीं गए थे। यानी कि जो सबसे अधिक अभिलेख उत्कीर्ण को किसमें थे? जो हड़प्पा कालीन मुद्राएं थी वो हड़प्पा कालीन मौर्य थी, उसमें सबसे अधिक अभिलेख उत्कीर्ण थे जो अभी तक पढ़े नहीं गए थे। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और बात बता देता हूं मैं। यहाँ पे जो एक था होलियोडोरस, नाम सुना होगा होलियोडोरस का। ये होलियोडोरस है, ये होलियोडोरस जो तक्षशिला है वो तक्षशिला के इंडो ग्रीक जो राजा था वहाँ का अंतलिखित उसका राजदूत था। और ये भारत के जो शुंग थे उस शुंग के राजा भाग्यभद्र के दरबार में ये आया था। इसका एक अभिलेख था वो बहुत प्रसिद्ध है, वो था वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख। उसमें जो उस टाइम के भारत था, उस टाइम के भारत मध्यकालीन भारत में जो वैष्णव धर्म था उसको विकसित होने का प्रमाण इसमें मिलता है। तो ये किसके समकालीन था? मतलब ये पहले तो राजदूत किसका था? ये था तक्षशिला के इंडो ग्रीक
राजा अंत लिखित का, ये अंतलिखित राजा है, इसका राजदूत कौन था? होलियोडोरस। और ये किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? ये आया था जो शुंग थे, वो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में, ये शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आता है। और इन्होंने एक अभिलेख, जो एक अभिलेख है, वो अभिलेख की रचना की थी। वो अभिलेख कौन था? वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण। यानी कि जो ये तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंत्यलिखित का राजदूत था होलियोडोरस, जो दरबार में शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था, वहां पे इन्होंने जो अभिलेख था वो वेशनगर विदिशा गरुड़ अभिलेख स्तंभ लेख लिखा था। इसमें वर्णन था, इसमें क्या वर्णन था? इसमें वर्णन था जो मध्यकालीन भारत में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म होने का प्रमाण। इसमें क्या है? इसमें जो अभिलेख था, इसमें मध्यकालीन, यानी मध्यकालीन नहीं, मध्य भारत, मध्य भारत, यानी कि जो मध्य भारत है, वो मध्य भारत में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किसमें मिलता है? ये मिलता है वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। किसका था? होलियोडोरस का। राजदूत किसका था? तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंत्यलिखित का। और किसके दरबार में था? शुंग राजा भागभद्र के दरबार में। अब एक और बात है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो बात है जो उस टाइम पे भारत है, वो भारत के किस किस देशों से संबंध थे। तो भारत का किस किस देशों से संबंध थे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे तो आएगा नहीं, इसको आप बता लेना उधर। यानी कि ये प्राचीन भारत में था, वो प्राचीन भारत में किस किस देशों से व्यापारिक संबंध थे, यानी किससे संबंधित थे। यानी कि भारत का प्राचीन में संबंध देश, यानी कि व्यापारिक केंद्र मान लो आप। तो इसमें सबसे ज्यादा व्यापारिक के मामले में सबसे, यानी कि एक है ब्रह्मा, जिसे श्रवण भूमि भी कहते थे। श्रवणी जो वर्तमान का श्रवण भूमि जो वर्तमान, इसे क्या कहते हैं? वर्तमान में इसे म्यांमार कहते हैं। यानी कि वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? वर्तमान में इसे म्यांमार, यानी कि जो ब्रह्मा है, वो इसके साथ भारत का जो प्राचीन संबंध, जो व्यापारिक संबंध था, वह सबसे ज्यादा ब्रह्मा, जो श्रवण भूमि जो प्राचीन नाम था, वो वर्तमान में म्यांमार इसका नाम है। इसके अलावा श्रवण द्वीप जो प्राचीन नाम है, अब वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है इसका मलया। क्या नाम है? मलया। वर्तमान में क्या नाम है? मलया। अब इसके बाद में आती है कंबोज। इसका वर्तमान नाम क्या है? कंबोडिया। ठीक है। और इसके बाद में आती है, इसके बाद में आता है यवन द्वीप।
द्वीप, यवन द्वीप किसका नाम था? जावा का, जावा का प्राचीन नाम था। ये हमारे आज प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गई। मतलब प्राचीन इतिहास में जो पहला वो लिया था, जो प्राचीन इतिहास में पहला जो धर्म ग्रंथ के अनुसार हुआ था वो पूरी कंप्लीट हो गई। अब कल से प्रागैतिहासिक कालीन की फर्स्ट क्लास चलेगी। वहाँ से उसमें पुरापाषाण, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसमें उसके बाद में वैदिक सभ्यता आएगी। वैदिक सभ्यता के बाद में प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गई पूरी, ठीक है। और आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट, उसको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और सब्सक्राइब भी करवाना और आपके भाई को सपोर्ट करना। और ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे बढ़िया से बढ़िया क्लास लेने की कोशिश करेगा। और आपको जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ वो शायद बहुत कम क्लासों में मिलता है जो इतना विस्तार से पढ़ाता है और इतना डीपली पढ़ाता है। नहीं तो कहीं तो मोटी मोटी चीज़ बता के और जल्दी से करवा देते हैं। लेकिन अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि भाई जल्दी जल्दी करवा दिया, मिटाने काम नहीं है नहीं। लेकिन अपन जो भी पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं। और आप इनका कहीं पे भी मिलान कर लेना। अपन जो 2025 की लुसेंट नीली वाली है उससे और NCERT बेस है, उनको बढ़िया तरीके से पढ़ के नोट्स बना के उसके बारे में खुद विस्तार से गहन करता हूँ, उसके बाद में आपको पढ़ाता हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भी आप कहीं से मिलान कर देना, मेरे हिसाब से तो एक भी कोई गलत पॉइंट नहीं बताया। और यह तो है नहीं कि सब सही होते, 100 में से 1-2 हो भी जाता है। लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।